हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका एमसीआरई का रिजल्ट आ चुका है, ग्रुप कोड 3 का। सो पहले हम अगर हम उन इन चीज़ों के बारे में बात कर ले, उससे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप 3 का, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि आपको प्रेफरेंस में क्या डालना चाहिए। ठीक है, और हर चीज़ को हम एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा रिसर्च भी किया हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ना कि यूडीसी की। और क्योंकि यूडीसी तो ईएसआईसी में टोटल, ईएसआईसी में तो सारी यूडीसी है, और अदर इंस्टीट्यूट में बात करें तो एलटीसी है और कहीं पे यूडीसी है, जैसे एम्स राजकोट में ऐसे यूडीसी भी है। तो सबसे पहले हम कंपेयर जाने करने से पहले हमको पता है कि ये पे लेवल 4 की जॉब है। और पे लेवल 4 में क्या होता है ना कि जैसे दिल्ली जैसी मेजर सिटी होती है ना, तो वहाँ पे इन हैंड सैलरी बता देता हूँ पहले, ताकि आप खुश हो सको। वो होती है 50,000 से 52,000। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर कहीं जगह पे, काफ़ी जगह पे रिपोर्ट्स होती है, अलग अलग सिटीज वाइज वेरी करती है, तो ये 42 47,000 के बीच में आपकी हिंड सैलरी हो जाएगी। अब क्योंकि आप लोग यूटीसी के एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता नहीं है, इसमें ना इमोल्यूमेंट्स काउंट होता है। तो इमोल्यूमेंट्स क्या होता है मैं बता दूं आपको। इमोल्यूमेंट्स की बात बताता हूँ अच्छे से। हमारे क्या हो ना, 2016 में सेवन्थ सीपीसी लगा था। वो सेवन्थ सीपीसी के बाद में हमारे जो भी मैट्रिक्स से थे, पे मैट्रिक्स थे, वो चेंज हुए थे। और जो पे लेवल 4 है, उसकी जो एंट्री बेसिक पे लेवल है वो 25,500 पर मंथ है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो आपकी बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद में इसमें डीए मिलता है। वो डीए कितना मिलता है आपको, अगर इसमें ऐड करोगे तो वो अभी जैसे 59% चल रहा है, मान लो 55% चल रहा है, तो 5.55 इंटू 2500 के आसपास कर दो। और जिस सिटी में रहते हो, लाइक आप तो एचआरए जैसे दिल्ली में रहते हो 30% मिल जाएगा, वाई सिटी में रहते हो 20, और एक्स ऐसे 30% मतलब 0.03 इंटू 25,500 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और उसमें कुछ कटौती होगी, ये ग्रोस सैलरी होगी। देन नेट सैलरी, मैं ग्रोस सैलरी की बात किया था। देन नेट सैलरी में क्या होती है, आपके एनपीएस का कुछ पैसा कटता है, और कुछ ग्रुप इंश्योरेंस होती है उसका, सीजीएचएस का। ठीक है, ऐसे कुछ पैसे कट के आपके इन हैंड नेट सैलरी आ जाती है विद इनकम टैक्स। अब वैसे भी इनकम टैक्स आप पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि 12 लाख तक का स्लैब कर दिया है निर्मला ताई ने। तो ये इमोल्यूमेंट्स होते हैं, और इसके बेसिक पे क्योंकि आपको पेंशन मिलेगी, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। अभी से देखो, सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो गई ना कि आपके पास ना एनपीएस के अंदर यूपीएस का ऑप्शन भी आने लगा है। तो ये सबसे बेस्ट है। और ये चीज़ें है ना, ये एनपीएस या यूपीएस क्या आपके ईएसआईसी पे लागू होगा, एम्स पे लागू होगा, या फिर जिपमेर पे लागू होगा, या आईसीएमआर पे लागू होगा, ये वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, और फिर ना फाइनली आपको डिसाइड करना है। मैं भी थोड़ा बहुत तो बता सकता हूँ कि कौन सा विल बी बेटर। बट डेफिनेटली हर इंसान का क्या है ना, एस्पेक्ट सबका डिफरेंट है। किसी को कंफर्ट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुविधाएं चाहिए, किसी को फैसिलिटी चाहिए, किसी को ऑफकोर्स हेड क्वार्टर में क्वार्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या हमें रहने के लिए एचआरए ही मिलेगा या क्वार्टर। तो दीज थिंग्स वेरीज बेसिकली। तो वन बाय वन वी विल टॉक, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डीओपीटी के सर्कुलर से उठाया है और कुछ मैंने वैसे बनाए। तो सबसे पहले हम अलग अलग बॉडीज़ की बात करते हैं कि आईसीएमआर कौन सी बॉडी है, एम्स, ईएसआईसी और जिपमेर। आईसीएमआर, एम्स और जिपमेर ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि ये फंडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बॉडी होती है, लेकिन पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद से चलती है। कहते हैं इसको गवर्नमेंट ही है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मान लो कि डायरेक्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने लेवल पे चला रही है। ठीक है, इन पे कोई भी रूल्स, मान लो कि गवर्नमेंट सर्वेंट पे सीसीएस रूल लागू होते हैं, तो इन पे भी सीसीएस रूल लागू होते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया कि ठीक है, कि अभी एर्थ पे मैट्रिक्स चालू लग जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। आईसीएमआर एमसीन्स पे क्या होगा, नोटिस निकलेगा, नोटिस लगते ही उन पे लागू हो जाएगा। तो सेम सुविधाएं हैं, सब में सेम है, चाहे ईएसआईसी में देख लो। जबकि जो ईएसआईसी है वो स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर आती है। इसका जैसे ईपीएफओ का नाम सुना होगा आपने,
तो यही होता है ईपीएफओ और इसमें यही फ़र्क होता है। ईपीएफओ में पेंशन सब कुछ आती है, ईएसआईसी में बेसिकली सोशल सिक्योरिटी में आती है, जैसे लेबर्स वर्क कर रहे हैं तो उनकी क्या सोशल सिक्योरिटी है। अभी राघव चड्ढा ने बात उठाई है कि जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनकी जो 10 मिनट्स की जगह पे 20 मिनट्स कर देना चाहिए उनकी डिलीवरी टाइम। और तो ये सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि वो गीग वर्कर्स में आते हैं तो उनके लिए क्या प्रोटेक्शंस होंगे, ये ईएसआईसी निर्धारित करता है। ऑफ कोर्स आईसीएमआर के बारे में जानते हो, ये एक रिसर्च बॉडी है, एम्स हॉस्पिटल भी है और एकेडमिक भी है। जिपमेर भी एक क्या है ना, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। और इसके ना कुछ सैटेलाइट कैंपसेज है। सैटेलाइट कैंपसेज की बात बताऊँ, जैसे मान लो कि चेन्नई में इसका बड़ा वो है इंस्टीट्यूट, और वो तमिलनाडु के छोटे-छोटे पार्ट्स में जिपमेट की छोटी-छोटी इंस्टीट्यूट खुली होगी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ नहीं बैठता, सैलरी भी चेन्नई वाले हेडक्वार्टर से आती है, तो उसको सैटेलाइट कैंपसेस बोलते हैं। जबकि एम्स ऐसे नहीं कि न्यू दिल्ली सबको कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं होता। एम्स, अगर मैं जोधपुर की बात करूँ तो एम्स जोधपुर खुद में एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर न्यू दिल्ली का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यू दिल्ली का डिसीजन एम्स जोधपुर पे डायरेक्टली लागू नहीं होता, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है सीधी। ठीक है, तो हर एम्स सेपरेट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि एम्स जोधपुर एम्स दिल्ली सेम है, कहीं पे भी काम कर लो, ऐसा नहीं होता। दोनों की प्रोसेसिंग अलग होगी, स्टाफ की कंडीशन अलग होगी, इसमें प्रमोशन लेवल भी अलग होगा कि इसमें कितना फास्ट है, किस में कितनी वैकेंसीज आएगी, सब एम्स की अलग अलग होती है बिल्कुल। अब आप सोच रहे हो एम सी आर ई तो एक ही एग्जाम लगता है, बिल्कुल एम सी आर ई एग्जाम इसलिए लगता है क्योंकि पहले धांधली होती थी, अब क्या ना एम सी आर ई, एम्स दिल्ली को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपकी जितने भी सिस्टर्स है, एम्स दिल्ली पेरेंटल नहीं है, एम्स जितनी भी सिस्टर्स है, जैसे जोधपुर है, ऋषिकेश है, भोपाल है, जितनी भी एम्स है उनके ऊपर एग्जाम लग जाए। बाकी का ऐसा नहीं कि एम्स दिल्ली डिसाइड करेगा, तो सारे एम्स अलग अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली प्लस दिल्ली लिखा हूँ। अब देखो, एंट्री पोस्ट सीआरई में एलडीसी की आई है, ईएसआईसी में नहीं है ये एलडीसी की, तो इसको कर दो एलडीसी, जिसको जूनियर एडमिन असिस्टेंट भी बोलते हैं एम्स में, और जिपमेर में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी बोलने लगे, पहले एलडीसी बोलते थे। मतलब ये नोमेनकल्चर में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ना इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी चेंज हुआ है। क्या हुआ है वी विल टॉक लेटर ऑन। तो ऑफ कोर्स एलडीसी का तो लेवल 2 ही होगा, लेकिन आपका सबका जो मेन फोकस है वो है यूडीसी, जिसको अपर डिविजनल क्लर्क बोलते हो। उसको आईसीएमआर में देखो ना तो असिस्टेंट भी बोलते हैं, और असिस्टेंट ही, अगर आप, मैं आपको बताऊं ना, जेओ को भी असिस्टेंट ही बोलते हैं। ठीक है, और एम्स में भी असिस्टेंट बोलते हैं, ओएस बोलते हैं, या सेक्शन ऑफिस। और इनका जब प्रमोशन होता है तो असिस्टेंट ओएस सेक्शन ऑफिसर तक जाता है। जैसे यूडीसी क्या ना सीनियर असिस्टेंट बोलते हैं, ईएसआईसी में यूडीसी बोलते हैं, और यूडीसी का फिर ना असिस्टेंट एसएसओ लेवल में होता है, जिसकी एमसीआरई ने एग्जाम करवाया था इस बार, और इस बार फॉर्म नहीं आया। लास्ट टाइम जो एमसीआरई का आया था तो एसएसओ की पोस्ट आई थी, वो विदाउट एनी आपके टाइपिंग और स्किल टेस्ट के थ्रू आई थी। और इसमें देखा जाए ना तो इसमें स्टॉक वेरीफायर ओएस ग्रेड 2 लेवल 4 बोला जाता है, उसके हायर एडमिन पोस्ट तक आपका प्रमोशन पॉसिबल है। तो इसमें प्रमोशन 6 to 7 तक जा सकता है। इसमें ना एक एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि एलडीसी से आप यूडीसी बनोगे या यूडीसी से आप क्या बनोगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें यूडीसी से सीधा असिस्टेंट बनोगे आप, जिसको जेओ बोला जाता है। यूडीसी से जिसको सीनियर असिस्टेंट बोलते हैं उसको असिस्टेंट ओवर सेक्शन ऑफिसर्स, या फिर आपके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर एओ, फिर देन एसएओ, और फिर डिप्टी डायरेक्टर तक जा सकते हैं। डायरेक्टर नहीं बन सकते, डायरेक्टर हमेशा मेडिकल इंस्टीट्यूट से या मेडिकल बैकग्राउंड से ही होता है। प्रोवेशन की बात करें, ऑफकोर्स सब में है प्रोवेशन, इसमें 2 ईयर्स का है, इसमें भी 2 ईयर्स का है, लेकिन एम्स में क्या है ना कि प्रोवेशन कभी कभी नहीं करते, तो ये इसलिए मैं टिपिकली लिखा हूँ मैं। और एम्स का खुद का है, 6 महीने का भी प्रोवेशन रख सकता है, तो प्रोवेशन एम्स का फिक्स नहीं है। बाकी का ऑफकोर्स आईसीएमआर का 2 साल का है, और इसमें ये भी कंडीशन डाली जाती है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते दूसरे एग्जाम का, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आती है, उसके बाद में बात करते हैं। और ईएसआईसी में बात करें तो दो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ना, तो उसका 2 ईयर्स का होता है। बाकी का जो रिक्रूटमेंट्स रूल्स जो भी बोलते हैं वो एलडीसी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और प्रमोशन में ऑब्वियस ही बात है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफकोर्स प्रमोशन जब भी होता है ना एलडीसी से यूडीसी हो गए, तो भी आपको प्रोविजन पीरियड की जरूरत होती है, बट हर बार होती है ऐसा नहीं है, वो इंस्टीट्यूट वाइज वेरी करते हैं। और इसका भी ऑफकोर्स 2 ईयर्स का होगा अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द सेंस अब एमसीआरई के थ्रू जाते हो, अभी एमसीआरई की बात करें पर्टिकुलर, तो आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। अब
काफ़ी लोगों को ये है कि यार प्रोबेशन पीरियड में क्या होता होगा? प्रोबेशन पीरियड में कुछ नहीं होता है। प्रोबेशन पीरियड में नॉर्मल वर्क होता है, लेकिन आपका सर्विलेंस होता है। प्रोबेशन पीरियड में भी क्या आपके एनपीएस का कंट्रीब्यूशन या सीजीएचएस जो ये स्टार्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स हो जाता है। और प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है ना, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती है, वो हट सकती है अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। और बेसिकली 100 में से 99% से अब वो लोग क्लियर कर ही जाते हैं प्रोबेशन पीरियड। बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि आपको एक और चांस दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड को 1 साल तक और एक्सटेंड किया जाता है। मान लो आप 2 साल में प्रोबेशन पीरियड को क्लियर नहीं कर पाए, मान लो कि आपने ईओएल ले ली, ईओएल मतलब छुट्टी ले ली एक तरह से मेडिकल बैकग्राउंड पे, 2 साल में से 1.5 साल तो आए नहीं, तो ऑफ कोर्स 1 साल तक और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर 1 साल में भी और भी छुट्टियाँ ले लिए तो आपने नहीं होगी। या फिर आपने ऐसा वर्क परफॉर्मेंस नहीं किया, मतलब आपको एक नॉर्मल एक्सेल भी नहीं बनानी आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यू विल बी किक्ड आउट मेन। समझ में? तो प्रोबेशन पीरियड बहुत मैटर करता है। प्रोबेशन पीरियड में और बताऊँ तो ऑफ कोर्स आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अगर जैसे आईसीएमआर में लगभग क्वार्टर मिल जाते हैं, बट अभी नहीं है। लाइक जैसे एम्स आईसीएमआर भोपाल की बात करूँ तो वहाँ क्वार्टर मिल जाएंगे। बाकी आईसीएमआर हेड क्वार्टर दिल्ली में नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद हेड क्वार्टर दिल्ली का एम्स दिल्ली के अंदर है। समझ रहे हो? आईसीएमआर नोएडा में ऑफ कोर्स पे लेवल 10 के लोगों को मिलने लग जाती है, लेकिन उससे नीचे का बहुत कम चांस है कि आपको मिल जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड बहुत मैटर करता है, चाहे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हो या पहले भी आप प्रमोशन के थ्रू आए, तो प्रोबेशन अभी लेते हैं। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट रूल अलग अलग होती है, और ये हर किसी का रिजर्वेशन रोस्टर बनता है, और रिक्रूटमेंट रूल्स आरआर जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो यहाँ तक तो लगभग सेम चीज़ है। अब बात करते हैं ना कि एलडीसी से यूडीसी कितने साल में, अगर आप इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं लगती है, समझ रहे हो ना, मान लो कि आप एज ए एलडीसी सेलेक्ट हुए आईसीएमआर में, तो आप कितने साल तक बनी जाओगे यूडीसी? आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रमोशन मिल ही जाता है लगभग। तो अगर आप देखो ना कि 40% पोस्ट को, मतलब 40%, जैसे आप एलडीसी बने तो लगभग 40% लोग ना 8 साल के अंदर अंदर यूडीसी बनी जाएंगे। ये मैक्सिमम पीरियड है, ये रिमेंबर वन थिंग। वैसे 3 से 4 साल के अंदर आप एलडीसी से यूडीसी बन जाते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बट ऑफ कोर्स जो आपकी डीओपीटी सर्कुलर में लिख के रखा है, और जो आपकी इंस्टीट्यूट के रूल्स में लिखा हुआ है, वो 8 साल ही दे के रखा है। तो 8 साल लगभग लगता है आपको एलडीसी से यूडीसी या यूडीसी एलडीसी से यूडीसी बनने में। ठीक है, अगर हम मिनिमम नॉर्मल प्रमोशन की बात करते हैं, उसमें देखो एक एग्जाम भी लगती रहती है, जिसको एलडीसी लगती है, जिसको लिमिटेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट एग्जाम बोला जाता है, कॉमन एग्जाम बोला जाता है। तो उसके थ्रू भी हो जाता है, वो 3 से 4 या 5 साल के अंदर अंदर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रमोशन की बात करें, तो अब मान लो कि आपको प्रमोशन नहीं करते हैं, तो 10 साल में आपके ऊपर एमएससीपी लग जाएगा। एमएससीपी का मतलब होता है कि आपको प्रमोशन जैसी, जैसे मान लो पे लेवल 2 पे सेलेक्ट हुए एज ए एलडीसी, तो आपको पे लेवल 3 मिलने लग जाएगा। हालांकि आप तभी भी एलटीसी कहलाओगे या आप यूटीसी कहलाओगे, बट स्टिल आपकी जो पे लेवल है ना, वो बढ़ जाएगा। मान लो कि एक यूटीसी ना 4 लेवल का होता है, और आप 20 साल में एलटीसी पे हो, मतलब टॉप 40% लोगों में नहीं हो, तो आप एलटीसी हो लेकिन यूटीसी जितनी सैलरी उठाने लग जाओगे। दूसरी चीज क्या होता है ना, इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट कैसे लगता है, मतलब मान लो कि आप ज्वाइन करते हो 1 जनवरी 2026 को, मान लो ईएसआईसी ज्वाइन करते हो, तो ईएसआईसी में 1 जनवरी के बाद में क्या होता है ना, 1 साल तक, फर्स्ट 1 ईयर तक, मतलब 1/1/2027 तक, आ, उसके बाद में ना 1/1/2017/2026 तक, मतलब जुलाई तक, अगर आप 6 साल का कंटिन्यूस सर्विस करते हो, क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 6 महीने की हो जाती है, 6 मंथ, दिस इज 6 मंथ। यानी कि जैसे आप ज्वाइन करोगे ना 1 तारीख को 2026 में, तो 6 महीने तक अगर आप कोई छुट्टी नहीं लेते हो, ऑफकोर्स जो ईएल देंगे, सीएल देंगे, या मान लो कि आपने एचपीएल ले लिया, ये तो कंसिडर हो सकती है। लेकिन मान लो ईओएल ले लिया आप, ईओएल का मतलब होता है कि इस छुट्टी तो ले लेते हो, लेकिन उस छुट्टी की आपको सैलरी नहीं मिलती। बाकी ईएल, सीएल, एचपीएल और बाकी की छुट्टियां होती है ना, उसमें आपको सैलरी मिलती है। तो उसके बाद में ना आपका पहला इंक्रीमेंट लगने लग जाता है। तो पहला इंक्रीमेंट जैसे ही आप तब तक 6 महीने की कंटिन्यू सर्विस कर देते हो ना, तो 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। मान लो कि आपकी सैलरी जस्ट सपोज 20,000 रुपये है, तो अगर आप स्लैब जाओगे ना, गूगल करोगे कि पे मैट्रिक्स क्या है, तो उसका आपको एक स्लैब दिखेगा, उसमें ना ऐसे काफ़ी मैट्रिक्स लिखी हुई होगी, मतलब पे लेवल 2 लिखा होगा ऊपर,
और उसके बाद 20,000 से फिर 21,700 रुपये होंगे, मतलब 6 महीने बाद में वो सैलरी इंक्रीज हो जाएगी 21,700। फिर वो जो हमने DA, TA और HRA की बात की थी, जैसे 0.55% इंटू 21,700 कर लो। फिर आप दिल्ली में रहते हो तो 30% मतलब 0.30 21,700 कर लो। तो ये बढ़ता रहता है। फिर पहली बार तो 6 महीने से बढ़ेगा, फिर हर 1 साल के बाद में बढ़ेगा फिक्स, फिर हो जाएगा 1/7/2027, फिर 1/7/2028। तो ऐसे बढ़ती रहती है। अब मान लो आप LDC हो और आपका प्रमोशन नहीं होता है नेक्स्ट 40 साल तक, तो 40 साल तक आपको 40 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। इसलिए गूगल पे जाओ, गूगल पे आपकी जो पेमेट्रिक्स पड़ी होगी ना उसमें देखना, जैसे आप UDC हो तो UDC लेवल 4 देखना, लेवल 4 के नीचे देखोगे ना तो 40 मैट्रिक्स है, मतलब 40 कॉल, एक सिंगल कॉलम्स में 40 रोज है, 40 रोज में अलग अलग सैलरी है, वो हर साल बढ़ती है। रिमेंबर, पहली सैलरी जो आपकी इंक्रीमेंट होगी वो 6 महीने पे होगी, ठीक है। वो सारे इंस्टीट्यूट में लागू है। तो LDC से UDC अगर देखा जाए तो इसमें भी 8 साल का है, एम्स में भी, और इसमें भी 8 साल का है। इसमें क्या होता है ना, 11 साल इंक्लूड हो जाता है अगर MTS पे लगे, MTS का कुछ क्लोज लागू हो जाता है, किस पे, ESIC पे। मैं ESIC की बात कर रहा हूँ। और जिपमेर की बात करें तो 5 से 8 साल में हो जाता है। तो अगर आप LDC पे लगे हो और UDC में प्रमोशन लेना चाहते हो तो जिपमेर विल बी द वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम UDC की बात करें, और या फिर LDC से UDC, UDC से नेक्स्ट, तो अगर आप LDC के थ्रू जा रहे हो, LDC की बात नहीं करूँ मैं, LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम लगती है, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है ना वो आपके मिनिमम सर्विस कंप्लीट करने के बाद में एक एग्जाम लेगा, उसके बाद में आपको प्रमोशन देगा। नॉर्मल प्रमोशन तो 8 साल लेंगे, लेकिन आप जैसे 5 साल की जॉब कर लोगे ना उसके बाद में, और आपके पास डिग्री है, मान लो कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और आपकी टाइपिंग टाइपिंग स्पीड है मतलब 35 जो वर्ड्स है पर मिनट, तो आपको एक LDC एग्जाम लगेगा। उस LDC एग्जाम को क्लियर करते 5 साल में आपको UDC बना दिया जाएगा, अदरवाइज 8 साल लग जाएंगे। तो ऐसे इसमें भी 5 ईयर्स है, इसमें भी 5 ईयर्स है, इसमें भी, इसमें 3 to 5 ईयर्स है। तो याद रखना 1 मिनट, इसमें क्या होता है ना, क्या सभी लोग सेलेक्ट होते हैं जो LDC से UDC बनते हैं LDC के थ्रू? नहीं, ओनली 20% पोस्ट ही मिलती है। मान लो कि LDC पे 100 लोग हैं, तो सिर्फ नेक्स्ट टाइम LDC में सिर्फ LDC के लिए 20 पोस्ट की रिक्रूटमेंट आएगी LDCE के थ्रू। यानी कि आपको UDC से बनना है, मान लो असिस्टेंट या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो 5 साल के बाद में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हो। 5 साल की जॉब ले लो, 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो और डिग्री है, और आप एग्जाम दे लो, डिपार्टमेंटल एग्जाम, और उसके बाद में प्रमोशन ले लो। तो वो जिपमेर में भी फास्ट है। लेकिन इसमें क्या है ना, जिपमेर बहुत छोटा है, उसका कैडर बहुत छोटा है, यानी कि बहुत कम इंस्टीट्यूट है जिपमेर की। बट ICMR, एम्स और ESIC की बात करें तो बहुत वास्ट है। ESIC सबसे वास्ट है, देन एम्स, देन ऑफकोर्स ICMR। तो ESIC में हो ना तो दैट विल बी द बेस्ट। UDC से असिस्टेंट बनने के लिए आपको कितने साल की जॉब चाहिए? तो लगभग 10 ईयर्स माना जाता है, लेकिन आपको मैं सच बता दूं 5 साल के बाद में बन जाते हो आप ICMR में, और एम्स में भी 5 साल ही बन जाते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपका प्रमोशन नहीं होता तो बेसिकली कुछ ICMR है, जैसे ICMR जोधपुर है ना, उसमें 10 ईयर्स का है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टाफ है तो वो 10 साल लेंगे, ठीक है। और इसमें जो एम्स में है वो रिक्रूटमेंट रूल बोलता है 8 साल के अंदर होता है, लेकिन 5 साल लेके चलो, एम्स में 5 साल में आपको UDC से JO बना ही देंगे, ठीक है, लगभग लोग बन जाते हैं। और अगर ESIC की बात करें तो जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं ना वो 3 से 5 साल में आपको बना ही देंगे, ये उनका रूल्स बोलता है। ये मैंने वापस वेरीफाई भी कर लिया पूछ के, और ऑफकोर्स मैंने ये रिसर्च भी कर लिया। और अगर जिपमेर की बात करें तो ये 5 साल के पैटर्न्स को ही फॉलो करता है, लेकिन बेसिकली ना यहाँ पे इसमें प्रमोशन फिर ग्रेजुअल होने लगता है, बहुत धीरे 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 होने लग जाता है। तो सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है कि आप जैसे UDC बने हो आपको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, या LDC बने हो आपको UDC बनना है, तो वो है LDC एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। ये 5 साल में बना देगा, ये भी 5 साल में बना देगा। तो 5 साल 5 साल 5 साल, ये 5 साल लगभग लेके चलो आपका। देखो ओवरऑल अगर मैं आपको ना समराइज करना चाहता हूँ तो LDC से आपको UDC बनने में लगभग, उसमें तो टाइम ज़्यादा 8 ईयर्स दे के रखा है, 5 ईयर्स लगते हैं। और UDC से वेरी करता है, UDC से आपको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या SSO बनने में लगभग 3 to 5 ईयर्स लगता है, 4 साल में भी लग सकता है, वो एग्जाम निकलती रहती है उसके थ्रू। अदरवाइज 5 ईयर्स जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है विदाउट LDC एग्जाम, वो लगता है। पे प्रोटेक्शन की बात करें तो पे प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो ना, 2-3 चीज़ों के बारे में मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। वो कंसेप्ट क्या होते हैं वो बहुत मैटर करती है। पहली होती है एक रेजिग्नेशन, ठीक है।
एक होती है टेक्निकल रेजिग्नेशन, TR। रेजिग्नेशन के बारे में समझो। रेजिग्नेशन का मतलब मानो कि मैं एम्स में एज ए LDC ज्वाइन कर लिया और मेरी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मैं 2 महीने किया हूँ और मुझे उस एक्सपीरियंस का कुछ नहीं करना, और मैं मेरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं करना चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया, और मैं जाके सीधा यूपीएससी में चला जाऊंगा। तो मैं जो 2 महीने काम किया ना एम्स में, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, और जो 2 महीने तक मैंने जो कंट्रीब्यूशन किया ना, वो भी नहीं काउंट होगा। ठीक है, जो मेरा 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 जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो मंथली मैं कंट्रीब्यूट करूंगा 10%, वो तो मुझे गवर्नमेंट वापस दे देगी। और गवर्नमेंट जो 14% एनपीएस के अंडर करती है और 18.5% जो यूपीएस के अंडर करेगी, वो गवर्नमेंट अपना पास में रख लेगी। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लो कि अभी कोई भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, मतलब राज्य सरकार में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट, और एमसीआरई का नोटिफिकेशन आ गया एंड यू वांट टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्फॉर्म योर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस यू द एनओसी कि हाँ भाई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीआरई जॉब। तो फिर वो आपको एनओसी देंगे और एनओसी आप अप्लाई करोगे, तो उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन बोलते हैं। तो फिर उसमें क्या होगी ना कि मान लो आपने 3 साल ना स्टेट गवर्नमेंट में वर्क किया है, तो 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो है ना, जैसे आप एम्स ज्वाइन कर लोगे, तो आप जब ज्वाइन करोगे ना तो आपको और एम्स में मान लो 1 साल काम कर लिया, तो आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो पास्ट एक्सपीरियंस को भी काउंट करेंगे 3 इयर्स का, तो आपको टोटल 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। और जो आपके साथ फ्रेशर्स जो जुड़े हैं LDC न्यू, उनको सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस हुआ है। और आपको जो यहाँ पे आपने जो कंट्रीब्यूट किया था 3 साल तक, कुछ परसेंटेज जैसे 10%, तो वो ना ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का खुद का भी जो कंट्रीब्यूशन है ना, जैसे मान लो यूपीएस आप लेते हो तो 18.5% और एनपीएस लेते हो तो 14%, गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी और यहाँ से आपकी फिर वापस आपकी पेंशन, ग्रेचुइटी, लमसम, ये सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो पे प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जितनी यहाँ पे सैलरी मिल रही है ना, उससे कम नहीं मिलेगी। मान लो कि यहाँ पे आपको 20,000 सैलरी मिल रही थी, ठीक है, एज LDC, और आप इसमें आ गए और इसमें यहाँ पे एम्स सिर्फ आपको दे रहा है 18,000। तो पे प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो नए ज्वाइन करेंगे उनको 18,000 दे देंगे, लेकिन आप तो ऑलरेडी वर्क कर चुके हो ना, तो आपको 20,000 से कम सैलरी नहीं मिलेगी। मिनिमम गवर्नमेंट आपको 20,000 देगी, एम्स को देना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पे प्रोटेक्शन। तो पे प्रोटेक्शन की इफ यू मूव विथ प्रॉपर टेक्निकल रेजिग्नेशन प्लस एनओसी, तो पे प्रोटेक्शन अंडर FR रूल 22B के अकॉर्डिंग, जो कि DOPT के सर्कुलर और जो ऑफिस मेमोरेंडम में सर्कुलर में आया हुआ है, तो आपकी जो पास सर्विस वो भी काउंट होगी, चाहे वो पेंशन के लिए हो या MSCP। मैंने बताया था ना कि MSCP क्या होता है कि जब मान लो कि आप LDC में हो और LDC में के बाद में आपको प्रमोशन ही नहीं होता है, मान लो आपने अच्छा काम नहीं किया, तो गवर्नमेंट ये कहा बोलिए कि हर 10 साल के बाद में ना आपका एक पे लेवल बढ़ा देंगे, एक इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे। मान लो LDC में 2 पे लेवल 2 पे लगे हो, तो आपके हर 10 साल के बाद में पे लेवल 3 हो जाएगा, उसके बाद पे लेवल 4, फिर पे लेवल 5 हो जाएगा। ये 30 साल तक होता है बेसिकली। 30 ईयर्स तक आपके क्या है ना कि MSCP लागू होती है। और पेंशन आपको जितने साल तक काम करोगे, जितना कंट्रीब्यूशन दोगे, तो पेंशन मिलेगा। वैसे ग्रेचुइटी नहीं बोलते कि भाई यहाँ वो फौजी से रिटायर्ड हुआ है और उसको 20 लाख गवर्नमेंट ने दे दिया एक साथ, तो उसको ग्रेचुइटी बोलता है। कुछ कुछ क्या होता है ना, पेंशन मतलब मान लो आपको 40,000 रुपये की पेंशन आपके सेंक्शन हुई है, 40,000 रुपये की पेंशन, तो आप क्या कर गवर्नमेंट को कहते हो कि एक काम करो सर, मुझे 30,000 ही पेंशन दो, लेकिन जो बाकी के जो 10,000 के आने वाले 15 साल में जितने भी रुपए होंगे ना, वो मुझे एक साथ दे दो। तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेशंस। तो कम्यूटेशन भी आपको मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पे अब सीनियरिटी की बात करें, इफ यू ज्वाइन न्यू बॉडी वाया फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आपको ना CRE के रैंक वाइज, मान लो जो टॉपर्स होगा ना आपकी आपकी रैंक में, जैसे मान लो ESIC ज्वाइन कर रहा है, तो जो टॉपर होगा ना उसको सीनियर माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो पहले ज्वाइन करेगा उसके बेसिस पे नहीं होता। सीनियरिटी कम में हमेशा याद रखना, हमेशा CRE के रैंक के बेसिस पे आप डिसाइड होगे। जो आप जैसे मान लो एम्स में आप में से 5 लड़के गए, एक की रैंक है 5th मान लो, ठीक है, एक की रैंक है 3rd, एक की रैंक मान लो कि 27 है, और एक की मान लो 48 है, एक की मान लो 52। तो हर 5 साल बाद में इन पांचों का क्या होगा, प्रमोशन होगा। जैसे प्रमोशन होगा तो इनमें सब में से सीनियर कौन सा होगा, ये 5th रैंक वाला होगा। तो CRE की रैंक भी आपकी बहुत डिसाइड करती है। तो ऐसे मत सोचा करो कि भाई मेरी रैंक कम आई तो क्या हुआ, मैं जॉब तो लगेगा ना, बट वो आपसे सीनियर होगा। सीनियर का मतलब प्रमोशन की जब भी DPC बैठी जाती है ना, DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, तो उसमें ना सबसे जो सीनियर होता है ना उसको पहले कंसिडर किया जाता है। अगर उसके अपार का मतलब होता है आपको एक सर्विस बुक दी जाएगी, उसमें आपकी रेटिंग की जाती है कि आपने क्या काम किया है, कैसा काम किया, अच्छा काम करते हो नहीं। तो सीनियरिटी का बहुत फायदा है।
ठीक है, और जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप 1 साल बाद में हो सकता है कि आपको उस साल सिर्फ रैंक 5 को कंसिडर कर ले, 3 टू 7 ये मुँह देखते रह जाए नेक्स्ट ईयर के, तब तक ये 1 साल आपसे और सीनियर हो जाएगा। बाकी की जो ओल्ड सीनियरिटी इन प्रीवियस बॉडी है ना, वो कैरी नहीं होती है। याद रखना, एम्स सीआरई के थ्रू जो भी एग्जाम हो रही है, मान लो कि आपने यहाँ पे 3 साल वर्क किया है, कहाँ पे, यहाँ पे 3 इयर्स काम किया है, और आप ईएसआईसी ज्वाइन कर लेते हो, और ये दोबारा से बता दूं, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, आप ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में 3 साल तक वर्क किए थे, और आपने भी एम्स एग्जाम दी है, और ये आपका दोस्त है, ये फर्स्ट फ्रेशर है, ये भी एम्स दिया है, दोनों का सिलेक्शन ईएसआईसी जयपुर में हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गए, आपको पहले सैलरी मिल रही थी 25,000, और ईएसआईसी जयपुर में सिर्फ आपको 22,000 ही मिलेगी मान लो। लेकिन मान लो क्योंकि आप ऑलरेडी 3 साल वर्क कर चुके हो, तो पे प्रोटेक्शन रहेगा, मतलब 25,000 तो आपको तो 25,000 ही मिलेगी, ठीक है, और 3 साल का प्रीवियस ईयर का जो काउंट होगा पीरियड, लेकिन आपका जो दोस्त होगा ना, उसको सिर्फ 22,000 ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले काम कर चुके हो तो आप यहाँ पे सीनियर रहोगे, नहीं। अगर आपका दोस्त आपसे अच्छी रैंक लाया ना, तो वो सीनियर रहेगा। तो सीनियरिटी का मतलब बिल्कुल उससे नहीं कि आपने प्रीवियस बॉडी में कितने साल काम किए, उससे बिल्कुल भी आपको सीनियरिटी नहीं दी जाएगी। सीनियरिटी दी जाएगी आपके रैंक वाइज, बिल्कुल। आपने प्रीवियस जो काम किया है ना, उससे आपकी पेंशन और एमएससीपी स्कीम कंसिडर होगी। मान लो आपकी एमएससीपी, एक एमएससीपी लग गई, 10 साल काम कर ली, और आप पे लेवल 2 से 3 में आ गए, और अभी भी आप एलडीसी और ईएसआईसी में जब आओगे ना, तो भी आपका पे लेवल 3 होगा, 2 नहीं, रिमेंबर, ठीक है। तो अब मैं ओवरऑल, देखो ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता दी है। तो अगर मैं, अब आप बोलना चाह रहे हो कि प्रेफरेंस में हम क्या डालें, तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मेडिकल स्कीम, ऑफ कोर्स मेडिकल स्कीम के बारे में मैं बता ही दूं पहले। मेडिकल स्कीम की बात करें ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, और सीएसएमए जो 1944 के अंडर आती है, ये एम्स में भी लागू होती है, ये लगभग सब में होती है। लेकिन एम्स में क्या होता है ना, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम आती है, ईएसएस, काफी एम्स में, ठीक है, और कुछ कुछ सीएसएमए होती है। सीजीएचएस लगभग जितने भी सेंट्रल जॉब होते हैं, जैसे मान लो कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, जो सेक्शन ऑफिसर हो गए, सीजीएल के थ्रू सिलेक्टेड ऑफिसर हो गए, आईएएस हो गए, तो आईएएस के लिए कंसिडर नहीं होते, लेकिन एसएससी के लिए कंसिडर होते हैं, तो उनके लिए सबको ना हेल्थ स्कीम मिलती है। आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो महीने के 200 रुपये, 300 रुपये आपके पे लेवल के बेसिस पे, और आपको पूरी फैमिली को फ्री दवाइयाँ मिलती है। तो आईसीएमआर में सीजीएचएस सीएसएम में चलती है, इसमें सीजीएचएस अभी नहीं आई है, हालांकि उसकी जो रेट होगी ना, वो सीजीएचएस रेट के अकॉर्डिंग ही होगी, लेकिन उसको बोलते हैं एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, जो कि एम्स में, ये बहुत शानदार चीज है एम्स वाली। अगर इसमें बात करें ईएसआईसी में, तो ईएसआईसी में सीएसएमए भी है विद एएमए, मतलब जो ऑथोरिटी मेडिकल अटेंडेंट होता है, जो प्राइवेट, मतलब मान लो आप प्राइवेट आदमी के पास भी, प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाकर इलाज करवा सकते हो, ठीक है। तो वो सेपरेट फॉर पेंशनर्स, पेंशन आप जैसे आप रिटायर्ड हो जाओगे ना, उसके बाद में पेंशनर के लिए अलग सिस्टम लागू हो जाएगा, किसमें, ईएसआईसी में। तो वो सीजीएचएस और ईएसआईसी स्टाफ के लिए बढ़ रहा है। मैंने ये चीज़ें ना इन्फॉर्मेशन ली है, एम्स बिलासपुर में ईएचएस के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बता के रखें, और ईएसआईसी के जो एनसीआरपी पेंशनर्स हैं, एनसीआर पेंशनर्स, उसके बारे में लिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि जो जिपमेयर है ना, उसमें सीजीएचएस और सीएसएमए दोनों लागू होती है। तो हेल्थ का तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता। एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम की एक अलग से कार्ड आती है, जो कि एम्स को मिलती है। रिम्बर्समेंट की बात करें ओपीडी आईपीडी की, तो ऑफकोर्स ये हेल्थ स्कीम के अंदर आती है। मान लो कि आप ओपीडी में चल गए, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आईपीडी का मतलब हो गया जैसे ऑपरेशन थिएटर में, तो उसका दोनों में, सब में मिलता है, ठीक है, ये लेके चलो। बॉन्ड की बात करूँ तो देखो, आईसीएमआर में बॉन्ड नहीं होता क्लरिकल पोस्ट के लिए, जिस, लेकिन एलडीसी यूडीसी के लिए एम्स कभी कभी, कभी कुछ कुछ एम्स लेती है, और ना ही ईएसआईसी में होता है, ना ही आपके जिपमेर में होती है। लेकिन आप ये सोच सकते हो, अगर मान लो कि आप एओ में या जेओ में गए हो ना, तो फिर वहां से वेरी करने लग जाता है, हालांकि वो भी क्लरिकल पोस्ट है, बट वो फिर ऑफिसर्स में चली जाती है आफ्टर पे लेवल 6। पे लेवल 6 के बाद में ना कंडीशंस और बॉन्ड लगते हैं, तो वो जब मैं उसका वीडियो लाऊंगा ना, उसके बाद बताऊंगा कि उसमें क्या क्या बॉन्ड्स होती है। ट्रांसफर लाइबिलिटीज की बात करूं, तो आईसीएमआर में ट्रांसफर है, बिल्कुल है, म्यूचुअल ट्रांसफर भी है, लेकिन एम्स में नहीं है। और
इन साइड इंटर एम्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डेपुटेशन की बेसिस पे काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी का एम्स में अभी तक कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं आया है। एम्स दिल्ली में कंसिडर हुआ है, लेकिन वो इंट्रा डिपार्टमेंटल है। एम्स दिल्ली के अंदर अंदर है। मान लो कि आप एडमिन वर्क में काम कर रहे हो और आपको कार्डियो में लगा दिया, तो कार्डियो से आप दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो, वो एम्स दिल्ली में है। और ईएसआईसी में सबसे बेस्ट है, मान लो आप एसएसओ और इसके थ्रू चले गए, 2-3 साल काम के लिए ना, आप जा सकते हो अपने होम केयर। तो जिसको ट्रांसफर चाहिए वो ईएसआईसी जा सकता है। जिपमेर की बात करूँ तो इसमें कुछ कैंपस में होती है, जैसे पुडुचेरी, कराईकल, यनम, इनमें होती है ज्योग्राफिकली, क्योंकि बहुत रिलेटिवली स्टेबल कह सकते हो। बाकी एम्स में अगर आप सोच के जा रहे हो कि मैं ट्रांसफर हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाओगे। बड़े बड़े लोग, इवन दो एचओडीज है जो मान लो राजस्थान में वर्क कर रहे हैं और यूपी से हैं, वो बूढ़े हो जाएंगे तब तक उनका ट्रांसफर नहीं है। वर्क इन्वायरमेंट की बात करूँ तो वर्क इन्वायरमेंट मैंने आईसीएमआर एम्स दोनों का देखा हुआ है अच्छे से, दोनों अच्छा है। एम्स की बात करूँ ना, तो एम्स में पेशेंट लोड काफ़ी होता है और एडमिन भी पूरे दिन चलता है, लेकिन एक बात बता दूँ ना, काम होता है 10%। क्योंकि आप, हाँ, एलडीसी यूडीसी पे बहुत ज़्यादा वर्क है। एलडीसी यूडीसी पे तो काम है, क्योंकि बाकी क्या, अगर आप जेओ बन जाते हो या एओ बन जाते हो तो भाई कुछ भी काम नहीं है, यू कैन स्टडी। एलडीसी यूडीसी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आईसीएमआर में अगर मैं बताऊं, तो इसमें क्या होता है ना कि एलडीसी यूडीसी जितने लोग हैं ना एडमिन डिपार्टमेंट बैठे हैं, वो एम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। अलग अलग जितनी भी प्राइवेट फंडेड जो इंस्टीट्यूट चल रही है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रही है, जो डीएचआर के अंडर आती है, डिपार्टमेंटल ऑफ हेल्थ और रिसर्च के अंडर आती है, जितनी भी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च चल रही है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें अगर रिसर्च का सिस्टम है ना, तो उसको आईसीएमआर वाले ही हैंडल करे। तो आईसीएमआर में थोड़ा सा वर्क प्रेशर है एडमिन डिपार्टमेंट के, एलडीसी और यूडीसी को। इसकी बात करूँ किसकी, ईएसआईसी के, तो जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, इनकी खुद के हॉस्पिटल्स है और कुछ रीजनल ऑफिसेज है, तो उसमें पेशेंट ओरिएंटेड है, बट काफ़ी फैला हुआ है, इसमें इतना वर्क प्रेशर नहीं है भाई, ठीक, आप लगी जाना। बट इसमें आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और छोटा सा रीजनल ऑफिस मिलता है, उसमें 2 कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन वर्क, इस वजह से वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होती है कि सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग हॉस्पिटल होता है, काफ़ी बिजी होता है, लेकिन स्मॉल सिस्टम होता है एम्स के थ्रू, तो इसमें भी आपको पढ़ने वढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर वर्क से बचना है तो एम्स आ जाओ, ठीक है। ईएसआईसी में भी वर्क से तो नहीं बच सकते, थोड़ा इतना प्रेशर नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन एम्स तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। एलडीसी यूडीसी पे है, अब आप पे है, जेओ पे नहीं है। अब बात करते हैं ओवरऑल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। तो सीजीएचएस जब भी मिलता है तो ऑफकोर्स मज़ा आ जाता है, और रिसर्च एटमोसफेयर है और डिसेंट प्रमोशन स्ट्रक्चर, प्रमोशन अच्छा है, बहुत अच्छा है। एम्स में प्रमोशन नहीं है भाई, लेकिन आपको मेडिकल एक्सपोजर काफ़ी मिलेगा, और वर्कलोड हाई हो सकता है, लेकिन प्रमोशन बहुत कम है। ये मैं वर्कलोड नहीं बोलूँगा भाई, इसको आप नहीं कंसिडर कर सकते, इतना वर्कलोड नहीं है। लेकिन एलडीसी, ऑफकोर्स मैं आपको एलडीसी यूडीसी के लिए बता रहे, तो यहाँ हो सकता है कुछ कुछ में, जैसे एम जोधपुर में तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी टीम है। ईएसआई में ना काफ़ी सिस्टमेटिक प्रमोशन है भाई, बहुत अच्छा है ईएसआई सी प्रमोशन के मामले में, एसएसओ इजीली बन जाओगे, मेडिकल स्ट्रांग मिलेगा, और ऑल इंडिया कैडर है, आप अपने स्टेट में जा सकते हो। मान लो कि आप राजस्थान में वर्क कर रहे हो, लेकिन आप अलवर के हो, तो कोई सेंस नहीं बनता जोधपुर आके, जो जोधपुर से, अलवर से तो दिल्ली पास पड़ता है, जोधपुर दूर पड़ता है। लेकिन ईएसआईसी की बात करूँ तो एक जयपुर में भी है, सीकर में भी, अलवर में भी है, और आपको जोधपुर में मिल जाएगा। तो ईएसआईसी हर जगह फैला हुआ है, तो ईएसआईसी बेटर है। और जिपमेर की है तो जिपमेर में काम करने वालों की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो एक बहुत रिनाउंड और इंस्टीट्यूट है, और मेडिकल और स्टेबल है, सिटी बेस्ड पोस्टिंग है, मतलब सिटी में मिलती है, गाँव में नहीं मिलती। लेकिन ईएसआईसी के ना कुछ कुछ देहात एरिया में भी ऑफिस है, ये याद रखना। वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन फैसिलिटीज़ कौन देखता, सबको पढ़ना है बाकी। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ, अगर मैं आपकी जगह एग्जाम रहता, तो मैं क्या क्या कंसिडर करता हूँ। अगर मेरी प्रायोरिटी प्रमोशन है, क्या होती प्रायोरिटी, अगर प्रमोशन है, तो मैं किसको चूज करता, ईएसआईसी को चूज करता, बिकॉज यूडीसी विल बी प्रमोटेड एज असिस्टेंट और सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं। प्रमोशन स्ट्रक्चर ये काफ़ी वेल डिफाइंड है। कैडर, of course, cadre is large because everywhere is office, you can find out there. There is also limited departmental examination route exist also, और काफ़ी वैकेंसीज है गवर्नमेंट में। सो एक चीज़ याद रखना,
सबसे दिक्कत क्या है, आपको पोस्ट कहीं पे भी मिल सकती है, पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, आपको ईएसआईसी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर आपको, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है ईएसआईसी में, याद रखना। आप जैसे होम कैडर भी ले लिया ना, तो आपको जरूरी नहीं कि हम होम कैडर में रहे होगे, नहीं, आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और बेसिकली मैंने सुना है 5 साल से 6 साल के बीच में ना आपको साउथ इंडिया में डाल देते हैं, नॉर्थ वालों को थोड़े दिन के लिए एक्सपोजर के लिए। तो ईएसआईसी में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रमोशन इज वेरी फास्ट। नाउ अगर आपको स्टेबल सिटी चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग मेडिकल और बिग ब्रांड चाहिए, तो ऑफकोर्स एम्स से बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। एम्स में एक चीज़ मिल सकती है आपको, प्रमोशन नहीं मिलेगा, ट्रांसफर नहीं मिलेगा, प्रमोशन इतना फास्ट नहीं, लेकिन पढ़ने का टाइम मिल जाएगा इनफ। काफ़ी लोग, सारे लोग ना तैयारी करते रहते हैं, जैसे अब इस बार एओ का टॉपर आया वो एम्स जोधपुर से है। और भी जितने भी इंस्टीट्यूट में लगभग एम्स के टॉप करते हैं, और इवन दो वो यूपी, मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो यूपीएससी के एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वो निकाल ले जाते हैं, क्योंकि टाइम में टाइम मिलता है। ठीक है, 1-2 साल के बाद शुरुआत में जब एलडीसी वीडीसी लगोगे ना, तो एम्स में बहुत काम है भाई। ठीक है, ईएसआईसी में तो बिल्कुल काम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि रीजनल ऑफिस है, 2-2 3-3 लोगों का स्टाफ रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर रहता है वर्क का। अगर आपको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, रिसर्च कल्चर और सीजीएस सपोर्ट चाहिए, तो ऑफकोर्स आईसीएमआर में जाना चाहिए। आईसीएमआर रिसर्च फैसिलिटी और रिसर्च से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इससे ना एक स्ट्रॉन्ग सीवी बन जाता है आपका। और ये काफ़ी पीसफुल है। पीसफुल क्यों, इसमें ना आपको किसी पेशेंट के साथ डील करनी, कुछ भी नहीं है भाई, खाली पड़ा रहता है। अगर आप आईसीयू में नोएडा में आओगे ना, तो कुछ भी नहीं है, आपको कबूतर की आवाज़ आएगी और आप काम कर सकते हो, लाइक कोई भी कर सकता है। ठीक है, और प्रमोशन बहुत क्लियर रूल्स है, और पोस्टिंग में भी डिफरेंट सिटीज बेस्ड ऑन रिसर्च सेंटर कभी कभी पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं जोधपुर आईसीएमआर में जाना चाहता हूँ, तो यस, इट कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट चाहिए, लेकिन लिमिटेड ट्रांसफर चाहिए ना, कि आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए, तो जिपमेर। मान लो कि आप साउथ इंडिया के लोग हैं ना, साउथ इंडिया के लोगों के लिए अगर मैं रिकमेंड करूंगा, तो जिपमेर विल बी द बेस्ट, क्योंकि वो साउथ में लिमिटेड ट्रांसफर है। एक बार आप चले गए, कोई ट्रांसफर नहीं है। Means you are working in a premier institute, you have top medical access and very stable posting basically, mostly Puducherry और मेरे हिसाब से Yanam and Kraikul। on that promotion is also depend on internal vacancies because the cadre is very small, but life balance is excellent। so अगर मैं फाइनली अगर कुछ मेरी बात कहना चाहूँ, तो if you want the faster career growth, then you should go for ESIC। एंड ऑफ कोर्स फॉर ब्रांड हॉस्पिटल एक्सपोजर्स और थोड़ी रोला जमाना है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एम्स, बिकॉज काफ़ी लोग आपको अप्रोच करेंगे कि सर मेरा काम करवा दो, मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, ये डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवा दो। If you want the facility like CGHS research environment, if you want to go, then definitely ICML will be the best। If you want peaceful stable life, then JIPMER, because there is very less transfer policy, and इसमें भी ट्रांसफर पॉलिसी बहुत है ही नहीं, बट डेफिनेटली प्रमोशन बहुत कम। तो दैट इज वॉट आवर फुल वीडियो इज ऑल अबाउट। और मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, कौन सा बेस्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो, और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ, उनके साथ शेयर करो, और डेफिनेटली लाइक करना, क्योंकि यार मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था, इंडिविजुअल मैसेज किया था, कुछ लोगों ने कमेंट में भी डाला था, तो मैं ऑलरेडी बना के रखा था, बट सोच रहा था कब मैं अपलोड करूँ। डेफिनेटली, और ये सही समय है मैं अपलोड करने का। और आप लोगों से मैं सजेशन सुनना चाहूँगा, और कुछ लोगों को अगर कुछ अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है ईएसआईसी के बारे में और जिपमेर के बारे में, तो डेफिनेटली मुझे पता है। एम्स और आईसीएमआर के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन लगभग देने की कोशिश की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।